चलिए, सभी क्लास में आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एडवोकेट प्रिकॉशंस फॉर सिग्नल एंड टेलीफोन डिवाइसेस फॉर हॉलेज रोडवेज रिक्वायर्ड। ये भी आपका रेगुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कराने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से उठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का पूछा कि एडवोकेट प्रिकॉशंस फॉर सिग्नल एंड टेलीफोन डिवाइसेस फॉर हॉलेज रोडवेज रिक्वायर्ड एज पर 2017 के अनुसार कौन सा रेगुलेशन नंबर है? चलिए, बगल में आपका रेगुलेशन खुला हुआ है, रेगुलेशन नंबर 92। देखिए, हॉलेज रोडवेज है, ठीक है। आप डायरेक्ट पहुंच जाइए। देखिए, रेगुलेशन नंबर 10 में देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। एट प्लेसेस where telephone receivers are installed and or where signals and safety contrivances are regularly operated, every person using the telephone or operating of such signals or safety contrivance shall be afforded adequate protection against tubs moving out of control। ठीक है, तो एडुकेट प्रिकॉशंस जो लेना है सिग्नल और टेलीफोन डिवाइसेस के लिए हॉलेज रोड्स के लिए, वह किस रेगुलेशन पे है? दैट इज 92 का 10, सब रेगुलेशन नंबर 10 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 71, द वाल्व गियर विच डज नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक इज नोन एज। ठीक है, ये सारे के सारे आपके वॉल्व गियर हैं, 1 2 3 4 5। हम वाल्व गियर कहाँ पढ़े थे? वाल्व गियर हम पढ़े थे आईसी इंजन में। आईसी इंजन की जब इंजन की क्लास हो रही थी उस समय हम लोगों ने वॉल्व गियर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, ये है कि ये सारे के सारे गियर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे वाल्चेरेट वॉल्व गियर, वाल्चेरेट वॉल्व गियर आपका ट्रेन में यूज होता है, ठीक है। ये आपका होक वाल्ट वाल्व गियर, मेयर एक्सपांसन वाल्व गियर, जॉय वाल्व गियर, ठीक है। एक्चुअल में ये वॉल्व गियर होता क्या है, पहले इसमें आते हैं। ये दो शब्द इसमें आप जो एकदम नया देख रहे हैं, एक वॉल्व गियर और एक इसेंट्रिक। वॉल्व गियर क्या होता है? वॉल्व गियर में एक्चुअल ये काम है कि जब हमको कंबशन इंजन, मतलब कंबशन जो आपका पार्ट होता है आईसी इंजन का, जो आपका कंबशन वाला पार्ट होता है मेन पार्ट, जब हमको फ्यूल को इंजेक्ट करना रहता है, जब हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना रहता है और जो उसमें खराब गैसेस हैं जो कि उस चैम्बर में, उसे बाहर निकालना रहता है, तो हम एक वॉल्व का उपयोग, वॉल्व देखिए, वॉल्व गियर हटा दीजिए, ठीक है। हम सिंपल वॉल्व की बात करते हैं, चाहे वह पंप में वॉल्व हो चाहे कहीं भी वॉल्व हो। तो वॉल्व का मैक्सिमम काम हम क्या देखे हैं? आप पंप पे भी तो मैंने वॉल्व पढ़ाया ना, कई सारे प्रकार के वॉल्व थे। तो वॉल्व का क्या काम था? वॉल्व का सिर्फ और सिर्फ क्या काम था कि जैसे हमने जब पंप में पढ़ रहे थे कि जब हमें, जैसे कि यहाँ से सक्शन एंड लेना रहता है तो यहाँ वॉल्व लगा रहता था, तो ये ऊपर की ओर खुल जाता रहा, ठीक है। और ये पूरा की ओर इधर पास स्ट्रोक से खींच लेता रहा और वापस से जब प्रेशर देता रहा तो ये वाला जो ऊपर का डिलीवरी वॉल्व था, ठीक है। तो ये मतलब सक्शन और डिलीवरी वॉल्व एक दूसरे को जुड़ने नहीं देता रहा, वॉल्व के द्वारा अलग होते रहे, ठीक है। तो ऐसा ही इंजन में भी वॉल्व का काम है। आईसी इंजन में, आईसी इंजन में वॉल्व क्या करता है कि देखिए, जब हमारा फ्यूल इंजेक्ट करना होगा तो वो वॉल्व खुल जाए हमारे इंजन में, चाहे हम फ्यूल डाल सकें। और जो पहले से फ्यूल है उसमें क्या होगा, फ्यूल वो जलेगा, जलेगा तो हमारा वर्क होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें से कुछ ना कुछ गैसेस निकलेंगी, ठीक है। तो वह इंजेक्ट हो जाए तो दोनों काम हमारा हो जाए, यही काम किसी भी गियर सिस्टम में वाल्व करता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें मैंने बताया था कि जब पेट्रोल के केस में आईसी इंजन की बात होगी तो ये वाल्व का बता हम देख चुके हैं कि फ्यूल प्लस एयर, ये दोनों की जरूरत होती है। लेकिन जब डीजल की बात होगी,
ठीक है। जब डीजल में आईसी इंजन जब डीजल द्वारा ऑपरेट हो रहा है, तो डीजल के जब उपयोग हो रहा है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी जरूरत थी? फ्रेश एयर की, कंप्रेस्ड एयर की। ये क्वेश्चन आए पीछे भी हम देख चुके हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्व गियर। वॉल्व गियर का मैं डायग्राम के साथ अभी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। देखिए, इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये जो वॉल्व गियर है, एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। कि हम किसी भी इंजन में, जो भी हमारा कंबशन इंजन है, तो उस कंबशन इंजन में हम कंट्रोल वेपर फ्यूल का इन करें, कंट्रोल वेपर। ठीक है। और अगर वहां एयर की जरूरत है तो हम कंट्रोल वे पे एयर दें, और डीजल पे हमें कंट्रोल वेपर फ्रेश एयर जाए, और जो वहां की एग्जॉस्ट गैसेज है वो आउट हो सके। तो सबसे पहले जब भी वॉल्व गियर का नाम आए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है, पहला चीज। और उस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? एक फ्यूल इंजेक्शन का काम होता है, और जो आपके गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट आउट होने का काम करती हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, ये आपका ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि ये कंबसन इंजन है। ठीक है। ये पूरा आपका कंबसन इंजन है। ये लाल रंग से जो मैंने पूरा पोताई किया हुआ है, ठीक है, ये आपका, तो ये पूरा का पूरा वॉल्व है। ये क्या है? वॉल्व है। इस अरेंजमेंट को देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। ये आपका कैम शाफ्ट है। ठीक है। और ये कैम शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट मतलब क्या करेगा? उसे रोटेट करने का काम करेगा। ठीक है। और इस कैम शाफ्ट साथ ऊपर में ये लोब लगा हुआ है। ये लोब क्या होता है? लोब आपका ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जैसे कि आपका पुश रॉड है, ये जो आपका ये क्या है? PUSH, पुश रॉड। ये आपका पुश रॉड है। तो ये जो लोब है, जैसे ये घूमता है, तो इसे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। ये जो आपका टी शेप का ये दिख रहा है ना, टी शेप, इसको मैं बोलता हूँ टी शेप है। ठीक है। ये देखिए, ये आपका टी शेप है, ये ऐसे करके ऐसा टी शेप है। तो इस टी शेप को क्या करता है? अप एंड डाउन मूवमेंट देता है ये लोब। किसके द्वारा? बाय द यूज ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? मोटर के साथ अटैच है। तो जब आप मोटर स्टार्ट होती है, तो जब आपको मोटर स्टार्ट होगा, जब घूमेगा, तो क्या होगा? ये लोब होगा। ये लोब क्या करेगा? इसे टी से सिस्टम को अप, ठीक है, और डाउन मूवमेंट देगा। ठीक। अब इसमें क्या रहता है कि इसके साथ में एक रॉड अटैच होता है, जिसको हम रॉकर आर्म कहते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पास रहती है, और ये साफ्ट पाइवोटेड रहता है। अब इसके बाद ये आपका रॉकर आर्म जो है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये इस पोर्शन के साथ आपका ये वॉल्व अटैच रहता है। ठीक है। अब जैसे ही ये चालू हुआ, ठीक है, तो ये चालू होगा तो ये इसे अप मूवमेंट देगा, इसे ऊपर की ओर मूवमेंट देगा। जब इसे ये ऊपर की ओर मूवमेंट देगा, तो ये वाला जो रॉकर आर्म है, ये आकर के इसमें टच हो जाएगा। ये कैसा बना हुआ है? इसको बड़े डायग्राम में आप ऐसे देख लीजिए कि ये कुछ ऐसा, ये आपका कुछ ऐसा है। ठीक है। ये आपका स्प्रिंग है। ये क्या है आपका? वॉल्व स्प्रिंग। ठीक है। तो जैसे ही ये क्या होगा? ये इसमें टच होगा। इसमें टच होगा, तो ये लगभग ये जो आपका रॉकर आर्म है, वो ऐसा बन जाएगा। देखते रहिएगा, ये आपका ऐसा बन गया। तो ये जो इंजन में क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। इसे कंप्रेस करेगा, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? अंदर की ओर जाएगा। ठीक है। ये अंदर की ओर जैसे जाएगा, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन उठ करके यहाँ पास आ गया कंबशन इंजन के अंदर। और जैसे ही अंदर आया, तो फ्यूल का इंजेक्शन अंदर हुआ, और एक साइड से एग्जॉस्ट गैसेस निकल गई। ठीक है। उसको सेम समय पर एग्जॉस्ट गैसेस निकल गई। अब ये जैसे ही 180 डिग्री अपना कंप्लीट करेगा, वापस आएगा, तो ये वापस से इसे लोब जो ऊपर गया था, अब उसे डाउन मूवमेंट करेगा। जैसे ही डाउन करेगा, तो ये वापस से रॉकर मार्म अपनी जगह पहुंच जाएगा, और नॉर्मल पोजीशन पे आते ही ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो ये आपका जो कंप्रेस इंजन है, ये रिलीज हो, ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है, ये रिलीज होगा। और ये रिलीज होने के बाद यहाँ पास से ये जो आपका कंबशन इंजन चल रहा है, रिलीज होगा, तो ये वापस से वॉल्व ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ठीक है। ये चीज आपको करनी है। ठीक। यही आपका
अब इसमें एक चीज बोल रहा, अब दूसरा ये हो गया वॉल्व गियर का काम। वॉल्व गियर का काम समझ गए कि फ्यूल का इंजेक्शन और खराब गैसेस का एग्जॉर्प्शन, जो वहां पास फ्यूल था उसका काम किया जाता है। और जब पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं तो फ्यूल प्लस एयर, और डीजल का बस नॉर्मल एयर, ये हमारा काम है। अब वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा गियर सिस्टम है जो कि इसेंट्रिक नहीं है। इसेंट्रिक मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पास सर्कुलर मोशन को जहां पास सर्कुलर मोशन को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है लीनियर मोशन में। तो वहां पास जो आपका सेंटर होगा ना, वो इसेंट्रिक का मतलब ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर से अलग। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेंटर, मतलब आपका अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अलग। ठीक है, ऐसे किसी भी चीज को, तो हम जहां भी हम सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप अगर इसमें देखेंगे क्रैंक शाफ्ट में, तो क्रैंक शाफ्ट आपका क्या है? सर्कुलर मोशन है। और ये आपको जो प्रोवाइड करा रहा है क्या है? एक प्रकार का लीनियर मोशन दे रहा है ना। तो ऐसी सारी जगह पर हम इसेंट्रिक शब्द का यूज करते हैं। ये सारे के सारे इसेंट्रिक शब्द है, इसेंट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि उनका कोई एक कॉमन सेंटर, इसेंट्रिक मतलब ऐसा कोई चीज जिसका एक कॉमन सेंटर ना हो, जिसका एक कोई कॉमन सेंटर ना हो, उसे हम इसेंट्रिक कहते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि देखिए, इसमें से कौन सा वॉल्व गियर है, इसको थोड़ा डिलीट कर लिया जाए। देखिए, अरे यार सॉरी, ये डिलीट किया। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आपके पास गियर है जो कि इसेंट्रिक नहीं है, मतलब जिसका सेंटर कॉमन नहीं है। ठीक है, इसेंट्रिक का अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ऑफ इसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर नहीं है, सेंटर से अलग। तो ऐसा कोई भी जगह, तो सर्कुलर मोशन जो होता है ना, जो कन्वर्ट होता है लीनियर मोशन में, तो उन सारी जगहों पर हम इसेंट्रिक शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जैसे अभी हुआ है, तो नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिए कि जॉय वॉल्व गियर जो है, डी, इट इज नॉट द इसेंट्रिक, मतलब इसमें जो है सेंटर कॉमन नहीं है। जॉय वॉल्व गियर, ये जो गियर सिस्टम है, ठीक है, तो बाकी ये सब में चाहे वो मेयर एक्सपांशन वॉल्व गियर हो, हॉकवार्ट वॉल्व गियर हो, ये वाल्स चार्ट वॉल्व गियर तो आपका ट्रेनों में यूज किया जाता है। ये तीनों के तीनों में आपका जो मैंने अभी समझाया इसेंट्रिक होते हैं, मतलब उनका जो सेंटर है वह कॉमन होता है। ठीक है, तो नॉट कॉल फॉर इसेंट्रिक बोल रहा है तो जॉय वॉल्व गियर। ठीक है, ये उस समय क्लासेस में नहीं हुई थी, तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको मैंने समझा दिया है। ठीक, अब इससे रिलेटेड आप, अच्छा, देखिए आपका जो ये है, सुनिए दो चीज और समझ लाइए। जो आपका सिलेबस है, ये कहाँ पास है? देखिए, देखिए ये वाले जो पोर्शन से आपका सवाल उठ रहा है ना, ये वाले से, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स और ड्राइव्स, यहाँ से उठाइए सवाल। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपका, तो ये पोर्शन मैंने पढ़ाया है आपको, ये पोर्शन आपका डेवेन सर ने पढ़ाया था। और ये हीट इंजन से ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, टाइप्स ऑफ गियर्स, मेरे हिसाब से इसे डेवेन सर ने पढ़ाया था। फ्रिक्शन क्लचेस, गवर्नर्स, ब्रेक्स, कॉलर एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि किसने, मैंने या देवेंद्र सर किसने पढ़ाया था। तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चंस है ना, ये रहते आसान हैं, लेकिन जो कि आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है या इतनी बार आप नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि माइनिंग के टर्म्स से एक बार फिर भी आपको याद है, ये मैकेनिकल पोर्शन का है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, मैकेनिकल पोर्शन के इसके जो क्वेश्चंस है ना, तो ये टेक्स्ट बुक नाम की, टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपका ऑनलाइन ही रहता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक आप जैसे खोलेंगे तो उसमें 20 से 30 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के, थ्योरी ऑफ मशीन के, मशीन डिजाइन का,
टाइप्स ऑफ गियर का, तो उसमें क्वेश्चन रहता है, तो उस क्वेश्चन को आप जब लगाएंगे ना तो आप थॉरो हो जाएंगे इस सारी चीजों से। हर एक टॉपिक में उसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप अपने क्रोम पे जाइए, क्रोम पे आप वापिक लिखते हैं, 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 वापिक डाल दीजिए, मतलब जैसे मान लीजिए आपने डाला है, तो उसके आगे लिखिए टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का पेज खुलेगा, वहां पास आपका क्वेश्चन एंड आंसर दिया रहेगा। उस सारे क्वेश्चन आंसर को क्या रहता है, हर एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे कुछ नहीं है तो, वैसे तो अगर आपको कुछ परेशानी है, मैंने तो बताया ही है, तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट है, आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार चीजें नहीं मिलती हैं, तो इसलिए ये चीज आपको हो जाएंगी यहाँ से। चलिए, ये आपका हो गया जॉय वॉल्व गियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ सीटी? भैया, ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपका क्या होता है, सीटी मतलब क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का मतलब क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द करंट ट्रांसमीटर? जो आपका एमीटर होता है ना, एमीटर क्या काम आता है, पहले ये बताइए, व्हाट इज द वर्क ऑफ एमीटर? एमीटर जो है आपका करंट नापने का काम आता है। ठीक है, एम्पियर करंट नापने का काम आता है। तो जब आप डिस्कनेक्ट have when disconnecting the emitter from the terminals of the CT करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक्चुअल में करंट ट्रांसफार्मर है क्या, उसके बाद ही आगे की क्लास बता सकता हूं मैं। करंट ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज लाइन जाती है ना, उस हाई वोल्टेज लाइन में आपका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पावर ग्रिड है। ठीक है, पावर ग्रिड मतलब बहुत हाई उसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक पावर ग्रिड ये है, पावर ग्रिड। ठीक है, और एक पावर ग्रिड आपका ये है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपका क्या टर्मिनल्स गए हुए हैं, ये पावर ग्रिड के बीच में ये टर्मिनल्स गए हुए हैं, गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं, ये दोनों बीच में पावर ये गया हुआ है। तो दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, ठीक है, कितना करंट बह रहा है। ठीक है, तो इसको नापने का काम करता है करंट ट्रांसफार्मर, सीटी। ठीक है, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, अ करंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर द करंट ऑफ अनदर सर्किट। मैं इसमें लिख देता हूं, a current transformer is used to, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, ऊपर से इसमें लिखने में तो और हालत खराब होती है, is used to measure the current of another circuit। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी को मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखूं, तो वर्ल्ड वाइड क्या करता है कि लिखिए सीटी करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, टू मॉनिटर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लाइन अक्रॉस नेशनल पावर ग्रिड। ये इसका काम होता है। समझ में आ रहा है?
अब ये सीटी वर्क कैसे करता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। करंट ट्रांसफार्मर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। देखिए, आपको मैं, ये आपका हो गया प्राइमरी कंडक्टिंग हो गया, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंडक्टर हो गया, ठीक है। देखिए, आपको समझा देता हूँ। ये आपका प्राइमरी कंडक्टर हुआ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और ये आपका पूरा का पूरा हो गया, ये आपका हो गया मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और मेन ट्रांसफार्मर से ये आपका कंडक्टर पास कर रहा है, ठीक। तो इस मेन ट्रांसफार्मर, ये जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है, इसके साथ में मैं क्या करूंगा, ये ब्लूप्रिंट ले लेता हूं। ये यहां पास से एक एमीटर यहां पास कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एमीटर कनेक्ट कर रहा हूं, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका प्राइमरी करंट है। ठीक। अभी आपका, इसमें आपको क्या पता करवाना है, ये जो एमीटर है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, कि व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ सिटी। जब आप करंट ट्रांसफार्मर से एमीटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ सिटी। तो अर्थिंग द सेकेंडरी सिटी, नहीं। आपको क्या करना है, बी, शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल्स ऑफ सिटी बिफोर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, कि जब इस जगह से, जब आप करंट को नाप रहे हैं, अ, ये आप करंट यहाँ पास नाप रहे हैं, तो एमीटर को जब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है, कि इसमें शॉर्ट सर्किट कर देना है। जैसे कि ये लाइन आप देखिए, जो दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल्स ऑफ सिटी, मतलब कि आपका ये सिटी है, तो इसको सबसे पहले शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये करंट सारा का सारा इसमें इसमें बहने लग जाएगा, जो इसमें बह रहा है, तो ये सारा का सारा मेन कंडक्टर थ्रू इसमें बहने लग जाएगा, इसमें कनेक्शन ऐसे रहती है, तो ये कनेक्शन पूरा का पूरा इसमें बहने लग जाएगा, जिसके कारण ये आपका फ्री हो जाएगा एमीटर वाला। तब आप, अगर आपको एमीटर निकालना है, तो इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, तभी आपका एमीटर आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं तो चैट सेक्शन में बताइए भाई। व्हाट डू यू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम है, करंट ट्रांसफार्मर का जो मैंने लिखाया आपको, कि करंट ट्रांसफार्मर जो है, सिर्फ और सिर्फ किसके काम आता है, टू मेजर द करंट इन अनदर सर्किट, दूसरे सर्किट में करंट कितना है, इसके बारे में पता करने के काम पर वह आता है। कुछ डाउट है तो किसी पूछिए, दोबारा समझा दूंगा मैं। यू हैव एनी डाउट देन टेल मी, दोबारा समझा दिया जाएगा इसे। ठीक है, ये मत देखिए कि अभी तक क्वेश्चंस कितने हुए हैं, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं इसे आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। कि जब आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका एक वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पास एक पावर ग्रिड है और दूसरा पावर ग्रिड है, इस दोनों के बीच में जो वायर गया है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दो पावर ग्रिड के बीच में, ठीक है। जब नॉर्मल वोल्टेज एमीटर अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं नॉर्मल जगह पर, ठीक है, एमीटर की वजह से हम नॉर्मल जगह पर घर में कितना करंट फ्लो हो रहा है जान जाते हैं।
लेकिन हमको जब दो पावर ग्रिड के बीच में हमको लगाना है तो हम सीटी का उपयोग करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का। लाया, तुरंत लगाया, और करंट ट्रांसफार्मर के साथ हम एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप जब करंट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर को आपने नाप लिया, करंट ट्रांसफार्मर लगाया, और आपने पावर ग्रिड के बीच का जितना पावर सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज या जितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने नाम लिया। मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, अब हटाना चाहते हैं, तो आपको डिस्कनेक्ट करने से पहले क्या, व्हाट डू हैव टू डू व्हेन डिस्कनेक्टिंग द एमीटर। ठीक है, एमीटर को डिस्कनेक्ट से करने से पहले आपको करंट ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा करंट जो है करंट ट्रांसफार्मर से बहे, तो एमीटर को हम डिस्कनेक्ट कर सके। नहीं तो डायरेक्ट एमीटर को अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि आपका करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, मेन कंडक्टर से एमीटर में। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, इसलिए एमीटर को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। एमीटर को निकालने से पहले हम सारा का सारा जो करंट एमीटर के थ्रू होके जा रहा था वो चले जाएगा सीटी में, करंट ट्रांसफार्मर में, और आप धीरे से एमीटर निकाल लेंगे। आप एमीटर निकाल लिए, उसके बाद आपका फ्लो यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, तो आपका फ्लो डायरेक्ट हो रहा है। चलिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन टू, बताइए भाई। राइट आंसर उसका समझ गए होंगे ऊपर में। ये से यहाँ पर समझ गए ना कि करंट ट्रांसफार्मर से आपको क्या करना है, एमीटर को डिस्कनेक्ट, पहले आपको शॉर्ट सर्किट करना है, उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करना है। अब देखिए, इसको देखिए, अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन बाय रिड्यूस लाइन लॉस, रिड्यूस स्किन इफेक्ट, बैलेंस द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस कोरोना, फॉर गुड अपीयरेंस। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, पहले बोलिए ट्रांसपोजिशन क्या होती है। पार्था रॉय जी बोल रहे हैं हाउ टू यूज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को उपयोग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोम पे जाइए। ठीक है, और क्रोम पे जाने के बाद आपको जैसे जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसमें आप जो क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट है इलेक्ट्रिकल इससे रिलेटेड, तो आप उसमें लिख दीजिए, और उसमें लिखने के बाद आगे में टेक्स्ट बुक लिख दीजिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बैंक में 4 ऑप्शन के साथ लास्ट में उसका सोल्यूशन रहता है विथ डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना, किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना, इसी को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन इज द पीरियोडिक, मतलब हर एक पीरियड में, जैसे कि 2 महीने में, 6 महीने में, एक साल में, ऐसा पीरियड में हम और उसकी जो पोजीशंस है उन्हें चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि इससे हमको फायदा ये होता है कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, टू बैलेंस द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अगर हम उसी जगह पे रखे रहेंगे, एक ही जगह पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो कई बार हम ये देखते हैं कि सेम जगह से अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन जा रही, तो वोल्टेज में कन्वर्जन होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि जैसे 220 वोल्ट है। ठीक है, तो अब इसमें लगातार क्या होगा, एक ही जगह पर जब हम वायर को रो ले जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ट्रांसपोजिशन के एक डायग्राम मैं बता देता हूँ कि ये ए है। ठीक है, ये मान लीजिए बी वायर है, ये आपका सी वायर है। ठीक है, तो ये सेम जगह से जा रहा है, लेकिन इसे ऐसे नहीं भेजते हैं हम क्या करते हैं कि
ये ऐसे करके। फिर क्या करते हैं कि ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब सी को कैसे करते हैं, जैसे सी वाली कोई लाइन है तो ये ऐसे करके, तो ये सी है, ये सी है, ये सी है। तो हम ऐसा ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। इससे हमारा क्या रहता है कि वोल्टेज, हमने ये देखा कि जब हम कंडक्टर को इस प्रकार से उपयोग करते हैं तो इसमें फायदा ये हमको देखा गया कि आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बैलेंस रहता है। बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हम नहीं देखे हैं इस ऐसे कंडीशन पे। और जब सीधे सीधे वायर देखा गया है तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा पाया गया है, तो इसीलिए इसकी पोजीशन को हम चेंज करते रहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देना, करते रहना एट ए रेगुलर इंटरवल। चलिए, 73 ये हो गया। 74 अब आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों के रिलेटेड है। एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एनी इनफ्लेमेबल गैसेज और वेपर्स इन ए कंसंट्रेशन कैपेबल ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड। बोले भाई, ऐसा एक एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एन इनफ्लेमेबल गैसेज और वेपर्स इन ए कंसंट्रेशन कैपेबल ऑफ इग्निशन, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को आप क्या करेंगे? क्लियर एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, आइडियल एटमॉस्फेयर, हजार्डस एटमॉस्फेयर, फॉग एटमॉस्फेयर। बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 74। सभी है क्लास में, मैं सभी से ये उत्तर जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। डी, बनवारी लाल जी का आंसर आ गया, बिल्कुल, बहुत बड़े बनवारी लाल जी। इसके बाद अभी तक किसी का नहीं आया है। मजहर अली जी का नहीं आया है, संजय गुप्ता जी का, पार्थाराय गुप्ता जी का, संजय तिवारी जी का भी आंसर नहीं आया है। ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि इनफ्लेमेबल गैसेस हो या वेपर्स हो और उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो कि वह इग्नाइट कर जाए उस जगह को। इग्निशन, इग्नाइट मतलब जला, मतलब कि वहां पास ज्वलन, उस जगह में अंगार लगाने से। मजहर अली जी का भी आ गया। चलिए, पार्थाराय गुप्ता जी का नहीं आया है, संजय तिवारी जी का नहीं आया। ऐसा, चलिए, चार ऑप्शन है, कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर है? दैट इज डी, हजार्डस एटमॉस्फेयर। हजार्डस, कोई भी हजार्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ की इनफ्लेमेबल गैस है और वह, वहां का इग्निशन लेवल इतना है कि वह उसे जला सकता है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को हम हजार्डस एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75। ये भी आप ही लोग बताएंगे, पार्थाराय गुप्ता जी का भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द केज सस्पेंशन गेयर शेल नॉट लेस देन। ये क्लास का हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी इसका जवाब देंगे। देखिए, जो भी आपको याद आ रहा है उसे आप डालिए, क्योंकि अगर आज आप गलती करेंगे ना, तब आपको कल याद रहेगा कि मैंने लास्ट क्लास में क्या बोल रहा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ केज सस्पेंशन गियर। केज सस्पेंशन गियर सब जान रहे हैं, सेफ्टी हुक, याद है कि नहीं? फिर आपका डीलिंग, फिर डब्ल वो आपका प्लेट्स, ट्रायंगुलर प्लेट्स, फिर बुल चेन, ये सब याद है। मजहर अली जी का आंसर आ गया, बाकी लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ केज सस्पेंशन गियर, क्वेश्चन नंबर 75। बिल्कुल, जो केज सस्पेंशन गियर है जितन है ना, तो उसका जो भी सेफ्टी डिवाइस होगा वह 10 से कम नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व हुई, बनवारी लाल जी का भी आ गया है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ केज सस्पेंशन गियर शेल नॉट बी लेस देन 10। नेक्स्ट देखिए, ड्रिल मशीन ऑफ
ओपन कास्ट माइन इन स्पेसिफाइड बाई, ये भी आसान है। अभी इस समय ड्रिल मशीन चल रहा है, तो अभी मुझे जानना है क्वेश्चन नंबर 76। पार्थोलॉजी का है मेटल रेस्ट्रिक्टेड में का सीएमआर का रेगुलेशन क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा पार्थोलॉजी, बिल्कुल आएगा। मशीनरी अगर आप मेटल हो, देखिए माइन मशीनरी, एमएम से मैं बोल रहा हूँ, माइन मशीनरी को शॉर्ट फॉर्म में मैं एमएम बोलता हूँ, ठीक है, एमसी। मशीनरी के क्वेश्चन पेपर में रेगुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वह कोल रेगुलेशन हो, चाहे वह मेटल के रेगुलेशन हो, आपको उसे पढ़ के जाना चाहिए। डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, फिर बनवारी लाल जी इन्हें ए बोला है, डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, डायमीटर ड्रिल ट्यूब, सी। ए इज द राइट आंसर, किसने बोला है ए? बनवारी लाल जी। संजय कुमार तिवारी जी ने भी ए बोला, चलिए ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, ड्रिल मशीन ऑफ ओपन कास्ट माइन इज स्पेसिफाइड बाय डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट, दैट इज ए, ठीक है। अरे डायमंड ड्रिल देखे हैं ना, डायमंड ड्रिल आपका कैसा था, आज ही मैंने पढ़ाया है, NBAE, वो क्या है? उसका कोर साइज कितना, उसका साइज है ड्रिल बिट का साइज के हिसाब, कितना कोर साइज है, फिर ठीक है, कितना बड़ा होल कर रहा है, तो वह डिपेंड करेगा ओपन कास्ट में कि कितना बड़ा साइज का, हमको कितने का चाहिए। और लेंथ ऑफ ड्रिल ट्यूब डिपेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए लेंथ 5 मीटर का है और हमें होल करना 20 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, एक रॉड जोड़े हैं, फिर दूसरा रॉड जोड़ देंगे, फिर तीसरा रॉड जोड़ देंगे, तो लेंथ डिपेंड नहीं करेगा, रॉड पे रॉड जोड़ते चलेंगे, हमारा वो हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही कट गया। फिर डायमीटर ऑफ ड्रिल ट्यूब, तो ये ड्रिल ट्यूब से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो चाहिए डायमंड इसका। फिर आपका डी, पावर ऑफ ड्रिल मशीन, ठीक है। और ई है ऑल ऑफ द अबव। क्या पूरे अभी तक 4-5 क्लास हुई है ड्रिल मशीन की, क्या मैंने कहीं भी पावर की बात की है ड्रिल मशीन में? कहीं भी बात नहीं की है, ठीक है। क्योंकि पावर से देखिए, अगर आपका ड्रिल बिट ही सही नहीं है, मतलब कि आपका डायमीटर जितना होल करना, क्योंकि ओपन कास्ट में क्या मतलब है, मतलब है उसके होल के डायमीटर से। ठीक है, मतलब आप देखे होंगे जितना भी हमने प्रिस्क्राइब किया है तो कैसे किया है, जैसे आज ही पढ़ा है 75 mm टू आपका 300 mm, ठीक है। या फिर हमने पढ़ा है 100 mm से 750 mm, तो ये क्या है, हम जगह हर जगह हम क्या देख रहे हैं, डायमीटर। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, चाहे हम परकसिव ड्रिलिंग कर रहे थे चिल शॉट्स में, वहां भी आप देख लीजिए, तो वहां भी क्या बोल रहा था कि आपका ये एमएम में कितना डायमीटर है। तो आपका ड्रिल मशीन जितना भी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रिल बिट के, कि कितना लंबा होल वह करता है। तो ए इज द राइट आंसर, बनवारी लाल जी और संजय कुमार तिवारी जी दोनों का सही आंसर है। ड्रिल ट्यूब, मेरे हिसाब से मजहर अली जी कंफ्यूज हो गए, ड्रिल बिट और ड्रिल ट्यूब, ट्यूब क्या होता है? ट्यूब जो आपका हॉलो सिलेंडर था ना, तो ये ट्यूब नाम का कोई शब्द ही नहीं पढ़े हैं मेरे हिसाब से, तो मजहर अली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो ड्रिल मशीन के पावर से हम कभी भी स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं, हम डिपेंड करते हैं ड्रिल मशीन जो ओपन कास्ट में कितना बड़ा होल है। अब देखिए ये भी आसान सवाल है। फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल्स आर ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन फेजेस विथ और विदाउट ग्राउंडिंग, डिसकंटिन्यूटी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 77 बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर अंडरग्राउंड के केबल्स में फॉल्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है? ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी तो इसको अभी छोड़ दीजिए, मैं तो बोलूं ए भी सही है और बी भी सही है। जहां ए और बी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर, डी इज द राइट आंसर। डिसकंटिन्यूटी क्योंकि मुझे अभी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किटिंग पता है। अगर अंडरग्राउंड के, बिल्कुल पार्थो रॉय गुप्ता जी डी बोले हैं, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, बहुत सही। देखिए आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम भी निकल जाएगा। जुड़े रहिए क्लासेस से और खुद की तैयारी पढ़िए।
शब्दों को। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो कि आप लोग फील्ड कैंडिडेट हैं, तो आज एक जन का फोन भी आया था कि सर फील्ड कैंडिडेट हैं तो हमको वो टर्म्स याद नहीं रहते माइनिंग के। ठीक है, तो जब भी आप मान लीजिए एक दिन में 15 पेज पढ़ रहे हैं, 15 पेजेस, तो 15 पेजेस से मुश्किल से 15 से 20 शब्द ऐसे होंगे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, और वो टर्म्स आपको नहीं याद होंगे। तो उन टर्म्स को आप एक लाइन पे एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बारे में हिंदी विवरण भी लिख लीजिए। और उस हिंदी, आज मैं आपको ड्रिल का हिंदी विवरण वाला भी नोट्स दे रहा हूँ, मेरे पास है। मैंने देवेंद्र सर से मांगा है। देवेंद्र सर ने माइनिंग सरदार और ओवरमैन का क्लास लिया था जब, तो उन्होंने इसको ड्रिल मशीन्स के जो नोट्स हैं उसे हिंदी वर्जन बनाया था। तो मैं वो आप लोगों को पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो ऐसा क्या करिए कि जो भी आपके टर्म्स है उसे आप हिंदी विवरण देखिए, और साथ में उसका गूगल में ये देखिए कि उस टर्म्स का क्या उपयोग है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग। क्योंकि एक शब्द के, जैसे मैंने डाला सीटी, तो ये करंट ट्रांसफर सीटी का, सीटीएस का बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे फुल फॉर्म है, लेकिन व्हाट इज द फुल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये हमको ध्यान में रखना है और उस चीज को आपको नोट नोट डाउन कर लेना है। तो ऐसा अगर जब आप करेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत करने पर ये एग्जाम निकल जाएगा। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। जो स्टीम पाइप होता है ना, जो बॉयलर से जाता है वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में, तो उसे इंसुलेटेड किया जाता है। तो उसे क्यों इंसुलेट किया जाता है? स्टीम पाइपलाइन, जो आपकी स्टीम पाइपलाइन कमिंग फ्रॉम द बॉयलर, जैसे मान लीजिए बॉयलर है जहां पास आप कोयला डाल रहे हैं, कोयला डालने के साथ साथ वहां पास पानी भी डाल रहे हैं, तो वहां पास गैस निकल रही है। तो गैस निकल रही है तो गैस आपका वाइंडिंग इंजन में जाता है, तो उसके लिए हम एक पाइप लगाते हैं। तो पाइप को हम इंसुलेट करते हैं। तो वह इंसुलेट करने का क्या कारण है? टू प्रोटेक्ट रेन से, पानी बरसात से बचाने का कारण है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर से बचाने का कारण है। टू रिड्यूस द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को ठंडा ना हो इस कारण से हम उसमें इंसुलेशन लगाते हैं। कि ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 78। आसान क्वेश्चन है, मैं तो बताऊं भैया, हम जो इंसुलेशन लगाते हैं ना इसमें, तो क्या होगा कि जब यहां से स्टीम निकला और हमारा इंजन बैठा है इंजन रूम में, इंजन कहाँ बैठा है? इंजन रूम में। तो यहां से बॉयलर से लेकर वहां तक बगल में तो नहीं रहता ना, काफी डिस्टेंस रहता है। तो क्या होगा, हमको ये डर है कि जो हमारा स्टीम है, यहाँ जाते जाते मान लीजिए उसका टेम्परेचर यहाँ पास 10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ जाते जाते 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो हमारा क्या एनर्जी का लॉस हो रहा है, और हमको एनर्जी का लॉस नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे? टू रिड्यूस द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, हम उसे ठंडा होने से बचाते हैं। डेट इज सी इज द राइट आंसर। सी सी सी, बिल्कुल पाठर और गुप्ता जी ने भी सही बताया, मझाले जी ने भी, बनवारी लाल जी ने भी। संजय कुमार तिवारी जी ने आंसर नहीं बताया है। संजय कुमार तिवारी जी, आप ये समझ जाइए कि हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉयलर है, यहाँ स्टीम इंजन है, तो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमको एनर्जी को मैक्सिमम पहुंचाना है, तभी तो हम इतनी बड़ी वाइंडिंग, इतना बड़ा केज हम खींचेंगे, तो हमको हाई प्रेशर चाहिए। जब वो यहीं पास कूल डाउन हो जाएगा तो हमको उतना प्रेशर एट द टाइम नहीं मिलेगा। इस कारण से हम ऐसा इंसुलेशन लगाते हैं कि जल्दी स्टीम ठंडा ना हो। ठीक है, टू रिड्यूस द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को ठंडा होने से, कंडेंसेशन मतलब ठंडा। व्हाट इज एचआरसी फ्यूज, बताओ भाई। व्हाट इज एचआरसी फ्यूज का क्या काम है, पहले ये बताइए। आपके घर में भी फ्यूज लगा हुआ है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोग। फ्यूज का क्या काम है कि अगर आपका, जैसे क्या होता है, कभी ओवरलोड होता है, ठीक है, तो ओवरलोड होता है तो हम घर के बाहर में एक फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, और इससे आपका पूरे घर का वायर कनेक्शन रहता है। कनेक्शन जैसे आपका आया, आउटर वायर से कनेक्शन आया, ठीक है, और ये आपका हाउस होल्ड सप्लाई है, हाउस होल्ड सप्लाई है। तो इसके बीच में हम फ्यूज लगा देते हैं, क्यों? कि अगर अगर आपका ओवर करंट आ गया, ठीक है, तो आपका क्या करेगा, अगर फ्यूज नहीं रहेगा तो, या लोड ज्यादा पड़ गया, तो करंट बहुत ज्यादा आने की वजह से आपका जो हाउस होल्ड का सप्लाई, जैसे फ्रिज है, तो ये जल ना जाए। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, या फिर किसी शॉर्ट सर्किट के केस में डायरेक्ट अंगार न लग जाए तो हम फ्यूज लगा देते हैं। एक पतला सा वायर फ्यूज में रहता है, जो कि वह क्या करता है, आपका जो बाहर से करंट आ रहा हो, घर में हाउस होल्ड सप्लाई है, उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। यही काम है फ्यूज का। लेकिन एक एचआरसी फ्यूज जो होता है, ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एचआरसी फ्यूज हाई रप्चरिंग फ्यूज, ठीक है, कैपेसिटी वाला फ्यूज होता है। ये कहता है, ये क्या होता है कि बहुत ऐसी जगह पे जहां पास पावर ग्रिड में ये सब फ्यूज का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पावर ग्रिड से जब ट्रांसफार्मर की ओर आते हैं, तो उसमें जो पावर सप्लाई आता है, तो बीच में हम एचआरसी फ्यूज लगाते हैं, हाई रप्चरिंग फ्यूज, ठीक है। वो नॉर्मल फ्यूज हम नहीं लगा सकते जो घर में लगाते हैं, तो इसी को हम एचआरसी बोलते हैं। और इसके बारे में अगर आप जानना ज्यादा चाह रहे हैं तो ये देखिए। एचआरसी फ्यूज, ठीक है। व्हाट डज एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज हुज फुल फॉर्म इज द हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इज सिमिलर टू द नॉर्मल फ्यूज। जैसा आपका फ्यूज नॉर्मल होता है, वैसे ये भी होता है। इन विच द फ्यूज वायर कैरीज ए शॉर्ट सर्किट करंट अप टू, देखिए ये एचआरसी फ्यूज, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये एचआरसी फ्यूज रहता है। ये आपके गाड़ी में भी लगा रहता है एचआरसी फ्यूज, सॉरी, हाँ, ये आपके एचआरसी जो फ्यूज है ना, ये आपके गाड़ियों में भी लगा रहता है। अगर आपको देखा गया हो तो, जहां पास आपका हेडलाइट रहता है ना, हेडलाइट के पास जो आपका बैटरी से कनेक्शन दिया रहता है, वहां पास भी लगा रहता है। मैंने आपको थोड़ी सी गलत जानकारी दे दी है, ये पावर ग्रिड में नहीं लगा रहता, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे आपका जो गाड़ी में जो आपका बैटरी लगा रहता है ना, तो बैटरी से जब हम उसमें जाते हैं, क्या नाम है, हेडलाइट में आपको कनेक्ट देना रहता है, तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं देते हैं, दोनों के बीच में एक फ्यूज डालते हैं, जिसको हम एचआरसी फ्यूज कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका, कि दिस इज द लिमिट ऑफ करंट इन ए, आप ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एचआरसी, ये फीलिंग पावर रहता है। ये पतला सा वायर देखिए, फ्यूजिंग एलिमेंट है ये, ठीक है, पतला सा एकदम फ्यूजिंग एलिमेंट। ये आपका ब्रास का एंड है बाहर में, और बीच में एक फ्यूजिंग एलिमेंट है। तो टुडे इज गोइंग टू टॉक द एचआरसी फ्यूज। दिस इज, देयर इज ए लिमिट टू द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। Once the electrical circuit currents exceed the prescribed limit, it can use major defect in the system. Fuse is used in electrical circuit prevents this defect, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये आपकी गाड़ियों पे रहता है, और ये दोनों साइड लिंक कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 80। आसान सवाल आप लोग बताएंगे। इन असेंडिंग सेट ऑफ टॉप व्हाट इज द सेफ्टी अटैचमेंट इज प्रोवाइडेड, सेफ्टी अटैचमेंट प्रोवाइड किया जाता है जब आपका असेंडिंग सेट ऑफ टॉप, व्हाट सेट ऑफ, ये आपका 2015 रिपीटेड क्वेश्चन। क्या लगाते हैं बताइए, आसान क्वेश्चन 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। जब आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग नहीं हो रहा, असेंड हो रहा, मतलब कि ये आपका हॉलेज है, और ये ऊपर की ओर ले रहा है, असेंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाले हॉलेज में क्या लगा है, मजहर अली जी का आ गया, बिल्कुल मजहर अली जी। बी, बैक स्टे। अभी बाकी पार्था रॉय जी, संजय तिवारी जी, बाकी किसी का नहीं आया है, ठीक है। बैक स्टे लगाते हैं ना, आप भूल गए क्या। बैक स्टे लगाया जाता है सबसे पीछे जो आपका रहता है, उसे बैक स्टे लगा देते हैं। पीछे में, पीछे को साथ साथ ट्रेवल करता है, और पीछे जैसे ही वो बैक मूवमेंट न करे। चलिए, दोनों का आंसर आ गया। ठीक, ये 81 का जो क्वेश्चन है, ये ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। आउटपुट और इनपुट वोल्टेज ऑफ एलएसडी और एसडीएल, ठीक है, इसे मैं बाद में आपको समझाऊंगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन ए बैटरी सेल। किसी भी बैटरी सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रो और एक निगेटिव निगेटिव प्लेट रहता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो वन मोर देन द निगेटिव प्लेट्स, तो ये कैसे बैटरी सेल में कैसे रहता है, तो ये बात समझ जाइए कि आपका जो पॉजिटिव प्लेट्स मान लीजिए 10 रहेंगे, ठीक है, तो निगेटिव प्लेट्स जो हैं वो 11 रहते हैं, एक ज्यादा रहता है, ठीक है। या फिर बोल दीजिए कि इसको हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इज वन लेस देन द निगेटिव प्लेट्स। इसको मुझे भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसका जो कारण है मैं 82 को आपको 81 और 82 आपको कल डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या कारण क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, कि मैंने भी अपने जमाने पर रटा हुआ था। बी इज द राइट आंसर, वन लेस देन द निगेटिव प्लेट्स, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग से क्या होता है कि जब आप सोल्यूशन डालते हैं ना, तो वह क्या रहता है, एसिडिक रहता है। इसमें क्या डाला जाता है, एसिडिक रहता है ना, बेस तो नहीं डाला जाता। आप जो इसमें डालते हैं तो एसिडिक रहता है। तो एसिडिक में हमें क्या रहता है, पॉजिटिव आयंस की संख्या ज्यादा रहती है, नेगेटिव आयंस कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस कारण से ये देखा जाता है, जो आपका सॉल्यूशन है, मतलब आपका बैटरी सेल क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक निगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसके बीच में सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन है, उसी सॉल्यूशन में आयंस रहते हैं, और उस आयंस जो है वह इधर से इधर की ओर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जैसे ही आप चालू करते हैं, ठीक है। और जब आप चार्जिंग करते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होते हैं। तो यही चीज हमको जानना रहता है, इस कारण से ऐसा होगा, लेकिन इसका कारण मैं परफेक्ट टेक करके आपको बता पाऊंगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 83, ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया रेगुलेशन से। नोटिस टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन शुड बी। अगर आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सवाल है रेगुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 83, मीथेन का अगर आप एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, जैसे कि ये आपका मीथेन वाला चैप्टर नीचे में होगा। एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग। बताइए भाई, अगर आप मीथेन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप कितना दिन पहले नोटिस दीजिएगा कि हमें वहां से एक्सट्रैक्शन करना है। आप बताइए, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। नोटिस टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन शुड बी। कितना दिन पहले देंगे, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, 40 दिन पहले, 60 दिन पहले। मेरा इंतजार मत करिए। आप लोगों का जवाब नहीं आता ना, तो अच्छा, मजहर अली जी का जवाब आया, बढ़िया मजहर अली जी, कॉपरेट करिए तब तो। इसको ये क्लास देखिए, जो क्वेश्चन आंसर राउंड है ना, वो मेरे ऊपर से डिपेंड नहीं करेगा। मुझे तो जो बताना है मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी वहीं पर डिपेंड करेगा। आप लोग भी उसका जवाब दीजिए, तब तो पता चले। देखिए, जब आप क्या सोच रहे हैं आंसर के बारे में, ठीक है, तो वह जानना मेरे लिए जरूरी है। माजल जी का सवाल बिल्कुल सही है, अभी मैं उसे दिखाऊंगा। सी, 30 दिन पहले, 30 दिन पहले अगर आप कहीं भी मीथेन का एक्सट्रैक्शन करने वाले, कमेंसमेंट, नोटिस टाइम फॉर कमेंसमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन शुड बी 30 days बिफोर, ठीक है। फॉलोइंग कोटिंग इज डन विथ बेल्ट सरफेस टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा कोटिंग किया जाता है विथ बेल्ट सरफेस टू मेक इट फायर रेजिस्टेंट। जो आपका बेल्ट होता है ना, सेफ्टी आपका जो बेल्ट से जो कोयला निकालते हैं, सरफेस तक आता है, तो उसमें रेजिस्टेंस के लिए, सरफेस टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस, की वह आग से बचा रहे, आग से बचाने के लिए उसमें एक कोटिंग की जाती है। तो वह किसकी कोटिंग है, पीवीसी, नाइलोन, कॉटन, रबर, बेंटोनाइट। क्वेश्चन नंबर 84, आसान सवाल है, रटा हुआ। मुझे लगता है कि ये मैं लगभग माइनिंग सडार और ओवरमैन के पेपर में भी ये आ चुका है।
बिल्कुल, पार्थाराय गुप्ता जी ने तो सवाल दे दिया, मजहर अली जी ने दे दिया। बनवारी लाल जी कहाँ गए, संजय कुमार तिवारी जी कहाँ गए, और एक स्टूडेंट और थे जिनका नाम नहीं पता, वो भी है। कहाँ है भाई, बताइए। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पीवीसी का फुल फॉर्म लिख के बताइए। अब अगली बार क्या होगा कि ये फुल फॉर्म आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म लिख के बताइए चैट सेक्शन में, आप चाहे नेट से देख के बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, कल मुझे जानना है। अब देखिए, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन 2015 से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज टू लीड एसिड बैटरी, 2015 का जब क्वेश्चन पेपर कराया गया था, मैं इससे बताया था। अब इसको बताइए भाई। ABCD, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अल्कलाइन सॉल्यूशन नन ऑफ द। देखिए, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 85। अभी मैंने बताया है कि हमारा एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। दोनों के बीच में हम एसिड डालते हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपका जो नंबर ऑफ प्लेट्स जो पॉजिटिव साइड रहते हैं, वह एक कम होता है। मतलब अगर इधर 11 होगा तो यहाँ 10 होगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड्स अगर ज्यादा होंगे, एक ज्यादा होता है। यहाँ 10 होगा तो यहाँ 9 होगा। यहाँ 50 होगा तो यहाँ पास 49 होगा। सी, चलिए सही है। 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सी। अच्छा, मैंने कल आपको बोला था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2015 और 2021 का पेपर है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे माइंड मशीनरी का रेस्ट्रिक्टेड चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड कोई भी 2020 में भी एग्जाम हुआ था, ठीक है। 20 में शायद नहीं हुआ था, 21 में, 2022 में हुआ था। लास्ट ईयर भी हुआ था। तो अगर किसी के पास होगा, चाहे वह किसी भी पोर्टल से पास होगा, तो मुझे भेजिए। मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी मुझे नहीं भेजा है।